नमस्कार, मैं किशोर कुमार गुर्जर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विषय, आप सभी का प्रयास के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में 12 जुलाई को जो पेपर लगा था, उस पेपर के प्रत्येक प्रश्न का हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। साथ ही क्या है कि इस क्लास में हम परीक्षा में किस प्रकार से हमें प्रश्न को पुटअप करना है, किस प्रकार से हमें उत्तर देना चाहिए, इन बातों की हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो पेपर लगा था उसके पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न था कि अभितय अव्यय योगे विभक्ति भवति, कि जो अभितय जो अव्यय है, इस अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति भवति यानी होती है, कि अव्यय शब्द के इस अभितय जो अव्यय है, इस अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। फिर देखिए, हमने 4 ऑप्शन पर विचार करेंगे: प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो फिर देखिए, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि विभक्तियां 2 प्रकार की होती है, कि ये जो विभक्ति है 2 प्रकार की होगी। एक तो कारक विभक्ति, एक विभक्ति होती है कारक विभक्ति, और एक विभक्ति होती है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, इस उपपद विभक्ति को ही अव्यय विभक्ति कहते हैं। इस उपपद विभक्ति को हम क्या कहेंगे? अव्यय विभक्ति कह दो, अव्यय विभक्ति भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अभितय अव्यय योगे विभक्ति अस्ति, कि अभितय जो अव्यय है, इस अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो हमने देखा कि विभक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक तो कारक विभक्ति, दूसरी उपपद विभक्ति। इस उपपद विभक्ति को हम क्या बोलते हैं? अव्यय विभक्ति कहते हैं। तो कारक विभक्ति किसे कहेंगे? कि कारक चिन्हों को ध्यान में रखकर जो विभक्ति काम में ली जाएगी, उस विभक्ति को हम कारक विभक्ति कहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, दूसरी जो विभक्ति है उपपद, किसी पद को लेकर या किसी अव्यय को लेकर जो विभक्ति की जाएगी, वह विभक्ति कौन सी कहलाएगी? उपपद विभक्ति कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक अव्यय पद आ रहा है अभितय, तो इसका मतलब कारक चिन्ह को, यहाँ पर कारक चिन्ह का नियम लागू नहीं होगा, एक विशेष विभक्ति होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि अभितय जो शब्द है, उसमें एक पाणिनि ने एक सूत्र बनाया कि अभितय परितय समया निक्सा हाँ प्रति योगे अपि। ये एक इस नियम में क्या है कि अभितय जो शब्द आ रहा है, इस अभितय के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कौन से विकल्प का चयन करेंगे हम? अभितय के योग में कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार से देखो, दूसरा जो प्रश्न है वो देखिए, माता पितरो इति समस्त पदस्य विग्रह अस्ति, कि माता पितरों जो सामासिक पद दे रखा है, इस सामासिक पद का समास विग्रह क्या होगा? विग्रह का अर्थ यहाँ पर समास विग्रह पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा? अब देखिए, माता पितरों, तो यहाँ पर देखिए समास द्वंद्व समास प्राप्त हो रहा है। फिर हमने देखा कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, एकशेष और समाहार द्वंद्व समास हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसका समास विग्रह प्राप्त हो रहा है। तो द्वंद्व समास में क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में, कि द्वंद्व समास में 2 पद हैं, द्वय द्वय। द्वय का अर्थ होता है दोनों। क्या दोनों? कि जब किसी सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वहाँ समास कौन सा करते हैं हम? द्वंद्व समास करते हैं। इसकी एक परिभाषा और भी प्राप्त होती है कि उभय पद प्रधान हो द्वंद्व है। तो अब देखिए, माता पितरों इति समस्त पद से विग्रह अस्ति, कि ये जो माता पितरों जो सामासिक पद दे रखा है, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो माता पिता। फिर हमने देखा कि द्वंद्व समास में क्या है कि समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक पद के साथ चय शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रत्येक पद के साथ चय पद का प्रयोग होगा। फिर देखा कि माता चय पिता चय, माता पितरों को अपि नास्ति, कि इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो द्वंद्व समास में समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक पद के साथ चय शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, 2 नंबर विकल्प सही होगा, माता चय पिता चय। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प उत्तर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 2 नंबर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में देखिए, तीसरा जो प्रश्न है, ये देखिए, महापुरुष महापुरुष इति पदे समासः अस्ति, कि जो महापुरुष है, ये जो सामासिक पद दे रखा है, इस सामासिक पद में कौन सा समास होता है? पहला समास कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास,
तीसरा द्वंद्व समास। फिर देखिए एक चौथा है को अपि नास्ति। अब चारों ऑप्शन में विचार करेंगे तो देखिए हमने देखा कि जो कर्मधारय जो समास है, इस कर्मधारय समास में दो स्थितियां प्राप्त होती है, एक तो विशेषण और विशेष्य और एक उपमान और उपमेय। फिर देखा कि द्विगु समास में क्या है, पहला पद संख्यावाची होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पहला पद संख्यावाची होता है, तो इसका मतलब ये विकल्प तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन देखिए इस समास में क्या है, सामासिक जो पद दे रखा है महापुरुष है। तो यहाँ पर देखिए जो कर्मधारय जो समास है इसमें दो कंडीशन प्राप्त हो रही है कि एक तो क्या है, हमने देखा कि एक तो विशेषण विशेष्य, एक जो स्थिति प्राप्त होती है हमें, दूसरी जो स्थिति प्राप्त होती है वह है उपमान उपमेय। दो कंडीशन प्राप्त होती है हमें, एक तो विशेषण विशेष्य और एक उपमान उपमेय। तो अब देखिए महापुरुष, महा और पुरुष दो पद है इसमें, तो पुरुष का अर्थ व्यक्ति, पुरुष का अर्थ व्यक्ति, और व्यक्ति कैसा है, महान है, बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर एक पद विशेषण होता है एक पद विशेष्य होता है, तो वहाँ समास कौन सा होता है, हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर देखिए महापुरुष है इति समास अस्ति, तो देखिए विशेषण और विशेष्य का जहाँ बोध होता है वहाँ समास कौन सा कर लेते हैं, कर्मधारय समास कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर समास उत्तर कौन सा होगा, 1 नंबर उत्तर की प्राप्ति होगी। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें प्रश्न पूछा है कि प्रारंभिक स्तरे कस्मिन् सूत्रस्य आधारेण पाठ नियम, कि प्रारंभ जो स्तर है उस स्तर पर किस सूत्र के आधार पर पाठ नियम, कि हमें किस सूत्र को ध्यान में रखकर अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि प्रारंभिक स्तर पर एक अध्यापक है वो किस सूत्र के आधार पर शिक्षण कार्य करवाता है। तो अब देखिए ज्ञातात अज्ञात प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर देखिए अनुभवात तर्कम प्रति, कि अनुभव से तर्क की ओर, पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर, फिर तीसरा देखिए सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। अब देखिए ये चार जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पर हमने देखा पहले प्रश्न की, देखिए परीक्षा में सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये होता है कि प्रश्न को पूरा पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 4 ऑप्शन पर जाना है। फिर हमें दिक्कत आ रही है कि या तो 1 नंबर विकल्प करे या फिर 4 नंबर विकल्प करे, इन दो में से उत्तर होगा। फिर देखिए थोड़ा सा प्रश्न की भाषा समझिए कि प्रश्न की भाषा क्या है और प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है, वो ध्यान से सुनना। तो देखिए दोबारा देखते हैं कि प्रारंभिक स्तरीय कस्मिन् सूत्र से आधारेण पाठ नियम, कि प्रारंभिक स्तर पर किस सूत्र के आधार पर हमें पाठ नियम यानी अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। तो देखो प्रारंभिक जो स्तर होती है वो जो स्तर होता है 0 से 5 क्लास की, यानी बालक का जो स्कूल जो प्रारंभ करता है उसको हम प्रारंभिक स्तर बोलते हैं। उसके बाद में जो स्तर होता है वह है उच्च प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। तो देखो प्रारंभिक जो स्तर पर होता है बालक एक कोरे कागज के समान होता है, न तो उसको पूर्व को ज्ञान होता है। तो इसलिए यदि बालक को कोई किसी प्रकार का पूर्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें जो शिक्षण कार्य करवाना चाहिए वो हमेशा सरल से कठिन की ओर करवाना चाहिए। यदि मान लीजिए उच्च प्राथमिक स्तर पर नाम दे दे तब तो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर करेंगे, लेकिन प्रारंभिक स्तर यानी प्रारंभिक स्तर पर प्रश्न कर रहा है तो उत्तर हम कौन सा करेंगे, सरल से कठिन की ओर। कि प्रारंभिक स्तर पर हम बालक को सबसे पहले जो सरल विषय वस्तु है उस बालक के सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर उसका थोड़ा सा कठिन रूप बालक के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वो किस शिक्षण सूत्र के आधार पर करवाया जाता है, सरल से कठिन की ओर। उच्च प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो वहाँ पर कौन सा शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कौन सा प्राप्त होगा, सरल से कठिन की ओर। फिर देखिए अगला प्रश्न देखना, भयभीत अत्र समासय अस्ति। ये जो भयभीत सामासिक पद दे रखा है इसमें समास है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो भयभीत में समास कौन सा है, तो हमने देखा कि जो तत्पुरुष जो समास है उसके 2 भेद होते हैं, एक तो व्यधिकरण और एक होता है समानाधिकरण। तत्पुरुष जो समास है उस समास के 2 भेद होंगे तत्पुरुष समास के, एक तो व्यधिकरण
व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा जो समास होगा वो होगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए चारों ऑप्शन पर हमने पहला ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। प्रश्न क्या है कि भय बीतय अत्र समास अस्ति, कि जो भयभीत सामासिक पद दे रखा है, इस सामासिक पद में समास कौन सा है? तो हमने देखा कि तत्पुरुष समास। तो इस तत्पुरुष समास के हमने देखा कि इस तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक तो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इस व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। 6 कौन कौन से? जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इस व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। फिर देखिए जो समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है, इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास कह सकते हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम ही क्या है? कर्मधारय समास है। तो अब देखिए देखा कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 उपभेद है, उनमें से एक नियम यहाँ लगेगा इसमें। फिर देखा कि जो भयभीत है उसमें समानाधिकरण तो तत्पुरुष समास है, उसमें 6 भेदों में एक जगह सूत्र हमें प्राप्त होता है कि भय भीति भिबि रीति वाच्यम, भय भीत है भिबि रीति वाच्यम। एक सूत्र आता है भय भीत भिबि रीति वाच्यम। ये नियम प्राप्त हो रहा है यदि कोई सामासिक पद हो और उस सामासिक पद में द्वितीय पद के रूप में भय, भीति या भीति या फिर भी ये शब्द प्राप्त हो रहे हो, या फिर भीतः ये शब्द प्राप्त हो रहे हो। यदि कोई सामासिक पद होगा और उस सामासिक पद में द्वितीय पद के रूप में भीत, भय, भीति या भी ये पद प्राप्त हो रहे हैं, तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास की प्राप्ति होगी। तो इस ऑप्शन के आधार पर हमें कौन सा विकल्प प्राप्त हो रहा है? तत्पुरुष समास की प्राप्ति होगी। क्योंकि देखो अव्ययभाव समास में तो क्या है कि प्रथम पद अव्यय होता है, तो यहाँ पर प्रथम पद अव्यय भी नहीं आ रहा है। फिर देखिए बहुव्रीहि समास में क्या है? समास की प्राप्ति तो हो रही है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या है कि अंत में विसर्ग तो होगा, लेकिन इसमें तीसरा अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। फिर द्वंद्व है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ पर भय और वित्त अलग पद प्रधान है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो हमें समास जो प्राप्त हो रहा है वो समास कौन सा प्राप्त होता है? तत्पुरुष समास। फिर देखिए अगला देखिए, हतः इति प्रकृति प्रत्ययो को हो, कि जो हतः जो शब्द दे रखा है इसमें प्रकृति और प्रत्यय कौन से हैं? तो देखिए प्रकृति का अर्थ होता है मूल शब्द, प्रकृति का अर्थ है मूल, इस प्रकृति का अर्थ होता है मूल धातु या शब्द। फिर देखिए प्रकृति प्रत्यय, या तो कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक तो प्रकृति एक प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति का अर्थ क्या है? मूल धातु, और प्रत्यय का अर्थ प्रत्यय। कि जो हतः जो शब्द है इसमें मूल धातु और प्रत्यय कौन सा है? तो अब देखिए हतः में देखिए हा धातु कत प्रत्यय। तो देखिए हा धातु और कत प्रत्यय, एक धातु आती है हा धातु, हा धातु में यदि कत प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो देखिए कत प्रत्यय में शेष क्या रहता है? तय शेष रहता है। तो हा धातु के साथ यदि कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो इस हा के स्थान पर ही हो जाता है, साथ ही क्या है इस प्रत्यय का जो तय है इसके स्थान पर नय हो जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो रूप क्या प्राप्त होता है? हिनय शब्द की प्राप्ति हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है? हतः है, इसका मतलब ये विकल्प तो नहीं होगा। फिर देखिए धा धातु कत प्रत्यय, धा धातु कत प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बना है? फिर हमने देखा कि धा धातु के साथ यदि कत प्रत्यय जोड़ते हैं, तय प्रत्यय जोड़ते हैं, तो तय प्रत्यय में शेष क्या रहता है? तय शेष रहता है। फिर एक ददाते ही सूत्र क्या करता है? इस धा धातु के स्थान पर ही कर देता है और प्रत्यय का क्या बचा? तय बचता है। दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हितय शब्द की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? हतय आ रहा है। फिर देखा हन धातु कत प्रत्यय, तो देखिए हन धातु के साथ यदि कत प्रत्यय जोड़ते हैं, हन धातु के साथ यदि कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो कत प्रत्यय में शेष क्या रहता है? तय शेष रहता है, और धातु के नय का लोप हो जाता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो रूप क्या प्राप्त होता है? हतः है, हता, हतम, ये शब्द प्राप्त हो रहा है। फिर देखिए हत धातु कत प्रत्यय, तो ये विकल्प नहीं होगा। तो है इस तरह से यदि हम
किसी धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये धातु में परिवर्तन होता है। तो देखिए हा धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ा तो रूप क्या बना, हिनय शब्द। यहाँ पर क्या आ रहा है, हतय, नहीं होगा। फिर दूसरा देखा धा धातु कत प्रत्यय, धा धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूप क्या बनता है, हितय शब्द बना है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसलिए उत्तर कौन सा होगा, 3 नंबर उत्तर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पर प्रकृति का अर्थ हमने क्या देखा, मूल धातु या मूल जो शब्द होगा, और दूसरी बात प्रत्यय पूछ रहा है तो मूल धातु और प्रत्यय पूछ रहा है तो मूल धातु हमें क्या प्राप्त हो रही है, हन धातु, प्रत्यय कौन सा है, कत प्रत्यय। फिर देखिए अगला देखिए 6 वर्णस्य बाह्य प्रयत्नम अस्ति, 6 का बाह्य प्रयत्न है। तो अब देखिए बाह्य जो प्रयत्न है हमने देखा कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 11 प्राप्त होती है। इन 11 बाह्य प्रयत्नों में 6 के बाह्य प्रयत्नों में जो 6 जो वर्ण है, इस 6 जो व्यंजन वर्ण है इसके कौन कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो हमने देखा कि 6 कौन सा है, दूसरा अक्षर है। तो दूसरे अक्षर के लिए एक सूत्र आता है खरो विवार समास अघोषाश्च। तो खर जो प्रत्यार है, खर पर जो प्रत्यार है उसमें वर्ग का पहला, दूसरा, स और स, ये वर्ण प्राप्त होते हैं कि वर्ग का पहला, दूसरा, स का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है, विवार समास अघोष होता है। इस प्रकार से इस विकल्प में कौन सा प्राप्त होता है, विवार समास अघोष, विवार समास अघोष। इस प्रकार से हमें 2 नंबर विकल्प की प्राप्ति होगी। उसके बाद देखिए दूसरा जो अगला जो प्रश्न है, प्रायः उत्तर पद प्रधान है, प्रायः उत्तर पद प्रधान है इत्यत्र कै समास है, यानी ये समास की परिभाषा दे रखी है और उस परिभाषा से प्रश्न बना लिया अगले ने। तो प्रश्न क्या है, प्रायः उत्तर पद प्रधान है। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में क्या है कि कोई भी समासिक पद होगा, कोई भी समासिक जो पद होता है, समासिक जो पद होगा उस समासिक पद में 2 पद होंगे। कोई भी समासिक पद हो, केवल एक शेष द्वंद्व समास को छोड़कर कोई भी समासिक पद होगा उसमें निश्चित रूप से 2 पद होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है, जैसे यथारुचि शब्द है, एक सामासिक पद है यथारुचि, इसमें 2 पद हैं, एक तो यथा, दूसरा रुचि। तो देखिए कोई भी सामासिक पद होगा उसमें 2 पद होंगे। इधर जो प्रथम जो पद होगा उस प्रथम पद को पूर्व पद भी कह सकेंगे, प्रथम पद कह दो या इसको पूर्व पद भी कह सकेंगे। इधर जो दूसरा जो पद होगा उसको हम उत्तर पद भी कह सकते हैं या फिर उसको द्वितीय पद भी कह सकते हैं, द्वितीय पद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या है कि प्रायः उत्तर पद प्रधान है, कह समास है कि यहाँ पर जहाँ पर क्या है उत्तर जो पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो देखो पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के जो भेद जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो भेद हैं समास के जो भेद हैं वो हमें 4 भेद प्राप्त होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के हमें 4 भेद प्राप्त हो रहे हैं। तो जहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी इधर वाला जो पद प्रधान होता है तो वहाँ पर समास कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है। और जहाँ पर द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर देखिए इधर वाला जो पद प्रधान होता है वहाँ पर हमेशा समास तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात देखिए द्वंद्व समास में दो पद है, द्वय का अर्थ दोनों पद, कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ समास द्वंद्व होता है। और जहाँ पर अन्य किसी पद की प्रधानता होती है वहाँ पर समास बहुवीरी समास होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पद पूछ रहा है तो उत्तर जो पद प्रधान होता है वहाँ पर समास कौन सा करते हैं, हम तत्पुरुष समास करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प में कौन सा प्राप्त हो रहा है, तत्पुरुष समास हो रहा है। तो प्रायः उत्तर पद प्रधानो समास से कौन सा प्राप्त हो रहा है, तत्पुरुष समास है। फिर देखिए अगला, क्रिया अन्वितम खाली स्थानम, ये दे रखा है। अब कारकत्वम, संज्ञाम, समासत्वम या संधि, कि क्रिया का अन्वित करना, कि जिससे क्रिया का साक्षात संबंध स्थापित होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो क्रिया अन्वितम कारकत्वम, कि जहाँ पर क्रिया का जिससे साक्षात संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण में जो कारकों की जो संख्या है
संस्कृत व्याकरण में जो कारक हैं उन कारकों की संख्या में 6 प्राप्त होती है। संस्कृत व्याकरण में कारक 6 होंगे, क्योंकि संबंध जो कारक होता है वो संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना जाता है। संबंध कारक को संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं मानते हैं। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में जो कारकों की जो संख्या है वो कितने प्राप्त होती है? 6 प्राप्त होती है। और जो कारक की जो परिभाषा है वो क्या प्राप्त होती है? किन्या अन्वित्वम कारकत्वम। फिर देखिए अगला, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो खाली स्थानम, कि जो संख्या पूर्व है, यानी ये भी परिभाषा दे रहा है कि जो सामासिक जो यहाँ पर समास की परिभाषा दे रहा है कि संख्या पूर्वो खाली स्थानम, कि जहाँ पर यदि कोई सामासिक पद होगा और उस सामासिक पद में प्रथम पद यदि कोई संख्यावाची होगा तो उस समास का नाम क्या प्राप्त होगा? तो संख्या पूर्वो, क्योंकि द्वंद्व समास में संख्यावाची शब्द प्राप्त नहीं होगा, इस प्रकार पहला विकल्प तो नहीं होगा। फिर देखिए तत्पुरुष समास में भी सामासिक पद नहीं होगा। फिर कोअपि, तो संख्या पूर्वो द्विगु, कि संख्या पूर्व कि यदि कोई सामासिक पद होगा और उस सामासिक पद में प्रथम पद किसी संख्या की प्राप्ति होती है और समस्त पद किसी समूह की स्थिति को प्रकट करता है, तो वहाँ समास कौन सा होता है? हमेशा द्विगु समास होता है। तो इस विकल्प में हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है? 2 नंबर विकल्प की प्राप्ति हो रही है, संख्या पूर्वो द्विगु। फिर देखिए अगला, पंचानाम वटानाम समाहार है या पंचानाम वटानाम विग्रह खालिस्तानाम विभक्ति प्रयोग क्रियते, कि जो पंचानाम वटानाम विग्रह है, ये जो विग्रह दे रखा है उस विग्रह के आधार पर यहाँ पर सामासिक पद कौन सा आएगा? तो देखिए पंचानाम वटानाम समाहार है, 5 वटों का समूह है, उसको हम क्या कहेंगे? तो इन देखिए पंचवट करेंगे या पंचवटम करें या पंचवटी करें या को अपि नास्ति, इनमें से कोई सा नहीं है। तो देखिए द्विगु समास में क्या है? एक सूत्र आता है संख्या पूर्वो द्विगु। ये सूत्र क्या कर रहा है? यदि कोई सामासिक पद होगा उसमें इस समास की जो विशेषता में क्या प्राप्त हो रही है कि यदि कोई सामासिक पद होगा और उस सामासिक पद में प्रथम जो पद है वो कोई संख्यावाची होता है, निश्चित रूप से इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा। कौन से समास में? इस द्विगु समास में। दूसरी विशेषता, जो समस्त जो पद है किसी समूह की स्थिति को प्रकट करेंगे, समूह स्थिति का बोध करेंगे, तो वहाँ समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। फिर देखिए कि पंचवटम करे या पंचवटी करे, यहाँ पर पंचवटम करे या पंचवटी करे, यहाँ पर आते ही थोड़ी सी हमारी शंका रहती है कि पंचवटम करे या पंचवटी करे। तो देखिए द्विगु जो समास है उसमें एक विशेषता होती है कि यदि प्रथम पद संख्यावाची है और उत्तर पद यानी प्रथम पद संख्यावाची है, प्रथम पद तो निश्चित रूप से उत्तर संख्यावाची होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा, और जो उत्तर जो पद है यदि मान लीजिए अकारांत प्राप्त हो रहा हो, उत्तर पद अकारांत प्राप्त हो रहा हो। देखिए एक संस्कृत का एक नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में जो वर्ण होता है उस वर्ण के अनुसार उस शब्द का नाम पड़ जाता है। जैसे राम जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? ए है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अकारांत शब्द कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अकारांत। जैसे नदी शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इकारांत कर देंगे। जैसे वधु शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो इसको वो है, तो इसको हम क्या कर देंगे? उकारांत शब्द कर देंगे। तो संस्कृत व्याकरण में द्विगु समास में क्या है कि यदि प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। दूसरा बात कि यदि उत्तर पद अकारांत प्राप्त हो रहा हो, अकारांत पद हो, कि कहने का तात्पर्य कि द्विगु समास में यदि प्रथम पद समास विग्रह में प्रथम पद पंचा नाम आ रहा है, पंच आ रहा है, ये पंच कर दिया। फिर देखिए दूसरा पद क्या आ रहा है? वटा नाम, तो दूसरा पद क्या है? वट है। तो देखिए वट का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ए आ रहा है, अकारांत प्राप्त हो रहा हो, तो उसका समस्त पद बनाते समय इस अकारांत पद को इकारांत में बदल दिया जाता है। अकारांत पद को इकारांत में बदल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य कि इस वट का क्या हो जाएगा? वटी हो जाएगा। और तीसरा विकल्प सही माना जाएगा, पंचा नाम वटा नाम समाहार। दोबारा सुनिएगा
कि यदि किस द्विगु समास में समास विग्रह में प्रथम पद संख्यावाची हो तो प्रथम पद संख्यावाची आ रहा है। दूसरी बात कि दूसरा यदि पद अकारांत ही होना चाहिए, अकारांत पद प्राप्त हो रहा हो तो उसका समस्त पद बनाते समय अकारांत पद को किस में बदल देंगे, इकारांत में बदल देंगे। दूसरा पद हमने वटानामी, मूल जो शब्द है वो वट है और इसका वट का क्या कर दिया, इकारांत किया तो वटी हो गया और सामासिक जो पद हमें क्या प्राप्त हुआ, पंचवटी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से पंचानाम वटानाम समाह है, 5 वटों का जो समूह उसको हम क्या कहेंगे, पंचवटी कहेंगे। फिर देखिए अगला, यथाशक्ति इति समस्त पदे समासय अस्ति। ये जो यथा जो शक्ति जो सामासिक पद दे रखा है, इसका इस सामासिक जो पद है इसमें समासय अस्ति, इसमें समास है। अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। तो यहाँ पर देखिए फिर देखा कि इस समास में बहुवीरी समास, क्योंकि विसर्ग आ रहा है तो हम विकल्प में थोड़ा सोचेंगे कि बहुवीरी भी हो सकता है। फिर तत्पुरुष, फिर अव्ययभाव। फिर देखा कि ये जो यथा है, केवल जो यथा जो अव्यय है वो केवल अव्ययभाव समास में ही आता है और किसी भी समास में नहीं आता है। इस प्रकार से जहाँ पर यथा दिख रहा है तो निश्चित रूप से वह समास कौन सा होगा, अव्ययभाव ही होगा। जैसे मान लीजिए यथास्थानम, कोई भी शब्द दे दे और यदि उस शब्द में प्रथम पद यथा अव्यय होता है, यथा, तो यहाँ पर केवल जो यथा जो अव्यय है वो किस समास में आता है, अव्ययभाव समास में ही आता है। तो यहाँ पर समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। फिर देखिए अगला, उपग्रामम इति समस्त पदे समासय अस्ति। जो उपग्रामम जो सामासिक जो पद दे रखा है उस सामासिक पद में समास कौन सा है। फिर देखिए अगला देख रहा है, तत्पुरुष समास, दूसरा बहुवीरी समास, तीसरा अव्ययभाव समास, चौथा द्वंद्व समास। तो देखिए एक तो ट्रिक हमें प्राप्त ये होती है कि यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग आ रहा है, कोई भी सामासिक पद होगा और उस शब्द के अंत में विसर्ग आ रहा है तो थोड़ा हम विचार करेंगे कि या तो उसमें समास बहुवीरी समास होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर देखा कि इस सामासिक जो पद है, इस सामासिक पद के अंत में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, तो इसका मतलब बहुवीरी समास तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अगला देखना, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययभाव। फिर देखा कि अव्ययभाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद, अव्ययभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होगा, प्रथम पद उपसर्ग होगा, साथ ही क्या है, या प्रथम तो उपसर्ग होगा या फिर कोई अव्यय पद होगा, अव्यय पद होगा। ये दो कंडीशन किस समास में होती है, अव्ययभाव समास। फिर देखा कि जो समस्त जो पद है, जो सामासिक जो पद होगा वो नपुंसकलिंग में होगा, नपुंसकलिंग में होगा, यानी कोई सामासिक जो पद होगा वो कौन से लिंग का होगा, नपुंसकलिंग का होगा। ये तीन चीज़ें हमें अव्ययभाव समास की याद है कि इस समास में प्रथम पद उपसर्ग होगा। फिर देखा कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, या तो उपसर्ग होगा या फिर कोई अव्यय होगा। फिर तीसरा देखा कि इसमें समस्त जो पद है, समस्त जो पद है यानी जो सामासिक जो पद है वो कौन से लिंग का होगा, नपुंसकलिंग का होगा। कहने का तात्पर्य कि अंत में मैं आएगा तो वहाँ पर समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो उपग्रामम इस सामासिक पद में समास कौन सा होता है, अव्ययभाव समास हो रहा है। देखा कि इस समास में प्रथम पद क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है। फिर देखा कि जो सामासिक जो पद है वो कौन से लिंग में आ रहा है, नपुंसकलिंग में भी आ रहा है। इस प्रकार सामासिक पद में यहाँ पर समास कौन सा प्राप्त हो रहा है, अव्ययभाव समास प्राप्त हो रहा है। फिर देखिए अगला, शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति। शिक्षण से यानी संस्कृत जो शिक्षण है उसमें इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा सिद्धांत नहीं है। अब देखिए सिद्धांत की बात की जाए तो ये आपके सिलेबस में भी है कि सिद्धांत क्या है। देखिए सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि एक अध्यापक, किसी भी विषय का कोई अध्यापक है, अपने विषय को रुचिकर व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करता है, जिन युक्तियों का कक्षा में प्रयोग करता है, उनका संयुक्त नाम ही क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। तो अब देखिए इस प्रश्न में क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षण से सामान्य सिद्धांत है नास्ति, कि इन ऑप्शन के अनुसार
कौन सा संस्कृत का सिद्धांत नहीं है? फिर देखा अभिप्रेरणा सिद्धांत, कि अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है तो बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, वह शिक्षित करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए बीच बीच में महापुरुषों की कहानियाँ सुनाता है। तो वह सिद्धांत कौन सा है? अभिप्रेरणा सिद्धांत। दूसरा क्रियाशीलता सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कर रहा है कि अध्यापक जब शिक्षण कार्य करवा रहा है तो शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों को उस शिक्षण से जोड़ने के लिए साथ साथ में क्या है, बच्चों को क्रियाशील रखने के लिए कोई गृह कार्य देता है, या फिर क्या करता है, कोई अंताक्षरी करवाता है। तो वह सिद्धांत कौन सा होता है? क्रियाशीलता सिद्धांत। तीसरा रुचि सिद्धांत, कि अध्यापक क्या कर रहा है कि अपना इस विषय के प्रति बालक की रुचि उत्पन्न करने के लिए बीच बीच में कोई कहानी प्रस्तुत करता है, या अंताक्षरी करवाता है, या फिर वाद विवाद करवाता है। तो वह सिद्धांत कौन सा कहलाता है? रुचि सिद्धांत। फिर देखिए चौथा जो सिद्धांत है लिंग भेद से सिद्धांत, लिंग का भेद करवाएगा। ये सिद्धांत कभी भी किसी भी शिक्षण का कार्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सिद्धांत नहीं है? लिंग भेद का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कर रहा है कि अध्यापक जब शिक्षण कार्य करवाएगा तो बालक और बालिका में भेद करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अध्यापक न तो बालक में और बालिका में कोई भेद नहीं करेगा, दोनों को एक समान मानकर शिक्षण कार्य करवाएगा। तो वह सिद्धांत कौन सा है? लिंग भेद का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत नहीं होता है। इस प्रकार से इन ऑप्शन के अनुसार इस उत्तर की हमें प्राप्ति हो रही है? 4 नंबर उत्तर की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से अगला जो प्रश्न हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है कि मम पुत्र से नाम घनश्याम अस्ति, कि जो मेरे जो पुत्र है उस पुत्र का नाम क्या है? घनश्याम है। रेखांकित पदी समास अस्ति, जो रेखा की जो पद है उसमें समास कौन सा है? तो अब देखिए द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, कि मेरे पुत्र का नाम घनश्याम है और इस घनश्याम शब्द में कौन सा समास होता है? तो देखा कि यहाँ पर देखिए घनश्याम, तो अब देखिए ये जो घनश्याम है यहाँ पर समास कौन सा प्राप्त होगा? हमें कर्मधारय समास प्राप्त होगा। देखिए कर्मधारय जो समास है उसमें 2 कंडीशन प्राप्त होगी, एक तो उपमान, उपमेय, और एक होता है विशेषण, विशेष्य। तो जहां पर देखिए ये दोनों जो कंडीशन संयुक्त रूप में प्राप्त होती है तो वहां समास कौन सा होता है? अव्ययभाव समास होता है। लेकिन देखिए सामासिक पद क्या है? घनश्याम। तो घनश्याम में यहाँ पर कौन सा कंडीशन प्राप्त हो रही है? प्रथम जो कंडीशन है वो हमें प्राप्त हो रही है घनश्याम है। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त है? घन इव श्याम है। यहाँ पर देखिए श्याम है, श्याम किसके समान है? यहाँ पर श्याम किसका पर्यायवाची है? कर्षण। कर्षण किसके समान है? घन यानी बादल के समान। तो कर्षण बादल के समान थोड़ी होता है। तो जहाँ पर उपमान और उपमेय का जो बोध होता है वहाँ पर समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास का। ये तो किसके? उपमान उपमेय के अनुसार। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है? विशेषण और विशेष्य। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का भाव प्राप्त होता है वहाँ समास कौन सा होता है? कर्मधारय। तो इस विकल्प में हमें कौन सा विकल्प प्राप्त हो रहा है? 4 नंबर विकल्प की प्राप्ति हो रही है कि घनश्याम में समास कौन सा आता है? कर्मधारय समास। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है वह है कस्मिन् समासे पूर्व पदम अव्यय पदम भवति, कि किस समास में प्रथम जो पद है वो अव्यय पद होता है। कि यदि कोई समासिक पद होगा और उसमें प्रथम पद अव्यय पद किस समास में होता है? तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद अव्यय पद होता है तो वहाँ समास कौन सा होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो एक साधारण सा प्रश्न है कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होगा, या तो कोई अव्यय होगा प्रथम पद, या फिर क्या होगा? कोई उपसर्ग होगा। तो जितने भी उपसर्ग होते हैं वो संस्कृत व्याकरण में क्या कहलाते हैं? अव्यय ही कहलाते हैं। तो या तो कोई अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। दोनों कंडीशन में समास कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। तो प्रश्न क्या है? कस्मिन् समासे पूर्व पदम अव्ययम पदम भवति, तो वह समास कौन सा कहलाता है? तो अव्ययभाव समासम भवति। अगला देखिए नख भिन्न इति समस्त पद से विग्रह अस्ति। नख यानी नाखून, भिन्न यानी तोड़ा हुआ या खोदा हुआ, नाखूनों से तोड़ा हुआ या खोदा हुआ। इसमें समास कौन सा है?
तो अब देखिए नक जो शब्द है, नक भिन्न है। तो यदि मान लीजिए कोई समासिक पद होगा और उस समासिक पद में यदि द्वितीय पद के रूप में कोई कत प्रत्यांत शब्द की प्राप्ति होगी, कत प्रत्यांत, द्वितीय पद में यदि किसी द्वितीय पद कत प्रत्यांत शब्द हो, यदि कोई शब्द हो और कोई समासिक पद हो और उसमें द्वितीय पद यदि कोई कत प्रत्यांत शब्द से बना हो, तो वहाँ समास कौन सा होता है? तृतीया तत्पुरुष समास होता है। दोबारा सुनिएगा कि यदि कोई समासिक पद होगा और उस समासिक पद में दूसरा जो पद होगा यदि वो कौन से पद प्रत्यय से निर्मित होगा? कत प्रत्यय से बना हो। जैसे यहाँ पर दूसरा पद क्या है? भिन्न है, ये भिन्न। तो भिद धातु में कत प्रत्यय जोड़ने पर, भिद धातु में कत प्रत्यय, तो कत प्रत्यय में शेष क्या रहा? तय। इधर धातु कौन सी आ गई? भिद धातु। तो यदि भिद धातु के, यदि किसी धातु के अंत में दायरा उसके बाद में कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रत्यय के स्थान पर, तय के स्थान पर तो नय हो जाता है, साथ ही धातु के नय का भी क्या हो जाता है? दय का भी क्या हो जाता है? नय हो जाता है। रूप क्या प्राप्त होता है? भिन्न प्राप्त शब्द की प्राप्ति होती है। तो यदि कोई समासिक पद होगा और उस समासिक पद में द्वितीय पद यदि कोई कत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द की प्राप्ति होगी तो वहाँ समास तृतीया तत्पुरुष समास होगा। कहने का तात्पर्य कि जो प्रथम जो पद है उसमें समास विभक्ति कौन सी आएगी? तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही होगा। नख शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होता है? नखे ही बनता है। जैसे राम शब्द का तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? रामेण, रामाभ्याम, राममयी। तो ठीक वैसे यहाँ पर नख शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या बना? नखे ही बना। तो यहाँ पर जो नक भिन्न है वहाँ पर समास कौन सा है? तृतीया तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से इस विकल्प में इस विकल्प प्रश्न के अनुसार जो विकल्प जो प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है? 1 नंबर विकल्प की प्राप्ति हो रही है। नक भिन्न है, नखे भिन्न है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रायः उभय पदार्थ प्रधानो। उभय का अर्थ होता है दोनों। यदि कोई समासिक पद होगा और उस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय का होता है दोनों, दोनों कि यदि कोई समासिक पद होगा और उस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ समास कौन सा होगा? तो यदि कोई समासिक पद है तो वहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। फिर देखिए अगला, पाणिनीय शिक्षा अनुसारम वर्णनाम संख्या भवति। पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ का नाम है, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है। उस ग्रंथ के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि ने वर्णों की संख्या 63 क्या 64 बताई। तो हमें 63 और 64 में यदि विकल्प में चयन करना है तो जो मूल जो विकल्प होगा यानी मूल जो वर्णों की जो संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है? 63। 64 तो विकल्प रूप में प्राप्त हो रही है, इसलिए संस्कृत व्याकरण में कभी भी विकल्प वाला ऑप्शन सही नहीं माना जाता है। जो मूल जो विकल्प है वो हमें प्राथमिकता देनी होगी। तो 63 और 64 में सही कौन सा है? 63 सही होगा। फिर अगला देखिए, संस्कृत भाषाया लेखनम भवति। कि संस्कृत भाषा का लेखन किस लिपि के द्वारा होता है? तो देखिए 4 लिपियों के नाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ये जो लिपि है 2 भाषाओं की है, ये तो हिंदी और संस्कृत की। तो जो देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी और संस्कृत की प्राप्त हो रही है, हिंदी व संस्कृत की। इनमें जो लिखा जाता है, इनमें लिखने का जो तरीका है वो बाएं से दाएं की ओर होता है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। फिर देखिए ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि ये किस भाषा की लिपि है? ये बौद्ध भाषाओं की लिपि है, बौद्ध भाषा या इसको हम प्राकृत भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। फिर देखिए खरोष्टी लिपि, इसमें भी क्या है कि बाएं से दाएं ही लिखा जाता है, इसमें भी बाएं से दाएं ही लिखा जाता है। देखिए खरोष्टी लिपि जो लिपि है वो ईरानियों की लिपि है, ईरानी भाषा की लिपि है। फिर देखिए रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो ये जो रोमन ईरानी जो लिपि है वो हमेशा दाएं से बाएं, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर। और हिंदी भी बाएं से दाएं की ओर, अंग्रेजी भी क्या है? बाएं से दाएं की ओर। इस प्रकार से
प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा लेखनम भवति, कि संस्कृत भाषा का जो लेखन है वो किस लिपि के द्वारा लिखा जाता है, तो वो लिपि कौन सी हमें हमेशा कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि किसकी है, बौद्ध भाषा या प्राकृत भाषा की है। खरोष्टी लिपि ईरानियों की लिपि है। रोमन लिपि किसकी है, अंग्रेजी की। एक लिपि और है गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा की है। इस प्रकार इन लिपियों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला देखिए, दूरदर्शनम अत्र कह पढ़ते, दूरदर्शनम अत्र कह पढ़ते, कि दूरदर्शन शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है। अब देखिए, एक प्रत्यय है वो प्रत्यय, अच प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय या घन प्रत्यय। तो देखिए इसमें मूल जो प्रत्यय होता है वो हमेशा ल्यूट प्रत्यय है। देखिए हमने देखा जो ल्यूट जो प्रत्यय होता है उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा नपुंसकलिंग में होते हैं। तो इसका मतलब मैं आ रहा है, इसका मतलब सही तो रहा है। फिर देखा कि जो दूर तो इसमें उपसर्ग है और उसमें मूल धातु दृश्य धातु है और इसमें ल्यूट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दूर उपसर्ग है, दृश्य धातु और ल्यूट प्रत्यय। फिर देखा ये उपसर्ग दूर का दूर हो गया। फिर देखिए धातु दृश्य, फिर ल्यूट प्रत्यय में शेष क्या रहता है, यू शेष रहता है, यू भी कर दिया। फिर एक सूत्र आता है युवोर नाको, ये सूत्र क्या कर रहा है कि इस यू के स्थान पर क्या कर देता है, अन्न कर देता है। युवोर नाको सूत्र क्या कर देता है, यू के स्थान पर क्या करता है, अन्न कर देता है। देखिए उपसर्ग दुर है। फिर देखिए साथ ही क्या कर देता है कि यू के स्थान पर तो अन्न हो जाता है। फिर हमने देखा कि जो ल्यूट प्रत्यांश शब्द है यदि किसी व्यंजनांत धातु के साथ जोड़ते हैं, व्यंजनांत धातु का अर्थ क्या होता है, यदि किसी धातु है उसके अंत में कोई व्यंजन बना रहा हो तो इस दृश्य धातु का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, स आ रहा है, और स हलंत में आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है। तो धातु का उपदा में जो वर्ण होगा उसका हमेशा गुण होगा। तो उपदा क्या होता है कि अंतिम जो व्यंजन वर्ण होता है उसके ठीक पहले जो स्वर होगा वही उसका उपदा माना जाता है। उपदा में जो स्वर होगा उसका हमेशा गुण होगा। तो स से पहले क्या आ रहा है, री आ रहा है, री का गुण अर होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर दृश्य शब्द की प्राप्ति होगी, दृश्य शब्द की प्राप्ति होगी। स में आ जाएगा और रूप क्या बन जाएगा, दूरदर्शनम शब्द की प्राप्ति होगी। ये लो, तो दूरदर्शनम में कौन सा प्रत्यय है, दृश्य ल्यूट प्रत्यय है। फिर अगला देखिए, गय वर्ण से बाह्य प्रयत्नम अस्ति, गय का बाह्य प्रयत्न क्या है। तो अब देखिए गय है, तो गय कौन सा अक्षर आ रहा है, तीसरा अक्षर आ रहा है। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इन वर्णों का हमें जो बाह्य प्रयत्न है वो हमें क्या प्राप्त है कि संवार, नाद, घोष और फिर अल्पप्राण और महाप्राण की बात की जाए तो हमें कौन सा प्राण प्राप्त हो रहा है, अल्पप्राण प्राप्त हो रहा है, अल्पप्राण। इस प्रकार से इस विकल्प के अनुसार हमें कौन सा प्राप्त होगा, हसय संवार नाद घोषाश्चय, हसय संवार नाद घोष या अल्पप्राण। तो कौन सा विकल्प प्राप्त होगा, अल्पप्राण होगा, क्योंकि संवार नाद घोष नहीं होता कभी भी। फिर संवार नाद घोष लेकिन महाप्राण नहीं होता। फिर देखा कि संवार नाद घोष अल्पप्राण होगा, तो हसय संवार नाद घोषाश्चय। फिर हम देखा कि इसका अल्पप्राण और महाप्राण में कौन सा होता है, अल्पप्राण प्राप्त हो रहा है, इसलिए 3 नंबर विकल्प की प्राप्ति हुई। फिर अगला देखिए, नीलम च तत्कमलम इति विग्रह विशेषे पदम अस्ति, कि यहाँ पर इस विग्रह में ये समास विग्रह दे रखा है, इस समास विग्रह में विशेषे पद पूछ रहा है। तो देखिए हमने पहले भी चर्चा की है कि जो कर्मधारी जो समास है उसमें 2 कंडीशन प्राप्त होगी, और वो कौन कौन सी है, एक तो विशेषण और विशेष्य। तो यहाँ पर देखिए विशेषण और विशेष्य, एक तो होता है विशेषण और एक क्या है, विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य, इस विशेषण का दूसरा नाम विशेषता प्राप्त होता है। विशेषण का दूसरा नाम क्या है, विशेषता। किसकी विशेषता, इस विशेष्य की विशेषता। तो विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उससे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीलम च तत्कमलम,
यहाँ पर कमल की क्या विशेषता है कि वह कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, नील कमलम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए दो पद है, एक तो विशेषण है और एक क्या है, विशेष है। तो यहाँ पर कमल की विशेषता कैसी है कि वह कैसा है, नीला है। तो कमल तो क्या हो गया यहाँ पर विशेष्य, और नील क्या हो गई इसकी विशेषता। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, विशेष्य पदम अस्ति, इसका विशेष्य पद क्या है, तो उत्तर क्या आएगा, कमलम प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर विशेषण पूछ लेता है तो विशेषण क्या होगा, नीलम होगा। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की प्राप्ति होगी तो वहाँ समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। तो देखिए विशेष्य किसे कहेंगे कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको तो हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे, और विशेष्य कहेंगे। और यहाँ पर विशेषण किसे कहेंगे कि जिसकी जैसी विशेषता बतलाई जाए उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इस प्रकार विशेषण और विशेष्य इस प्रश्न में हमें उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है, कमल की प्राप्ति हो रही है। फिर अगला देखिए, भाषा अधिगमस्य अव्यय कति सन्ति, कि जो भाषा सीखने के जो अव्यय हैं वो अव्यय मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो भाषा अधिगम से अव्यय जो संख्या है वो 4 होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जैसे सुनना उसको हम बोलते हैं श्रवणम, फिर बोलना उसको हम बोलते हैं वादनम, फिर पढ़ना उसको हम बोलेंगे पठनम, फिर लिखना तो इसको हम बोलते हैं लेखनम। इस प्रकार से किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होगी, जिनका कर्म निश्चित होता है कि बालक सबसे पहले भाषा को क्या करता है, सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, फिर क्या है, सुनकर क्या करता है, आउटपुट करता है, बोलने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो देखो प्राथमिक स्तर पर बालक से ज़्यादा मौखिक कार्य ही करवाया जाता है। जो शुरू में यदि बालक जा रहा है तो उसमें लेखन कार्य नहीं होता, बालक से ज़्यादा जैसे हमने जो प्रारंभिक जो कक्षा है पहली दूसरी, तो हम सब क्या करके आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार खड़ी या इकावली ये बोल के आए। तो भाषा सुनने का सबसे पहले बालक क्या करता है, सुनता है, सुनकर क्या करता है, बोलने का प्रयत्न करता है, फिर पढ़ता है, फिर अंत में लिखता है। तो इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, श्रवणम, वादनम, पठनम, लेखनम। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कौशलों की मूलभूत आवश्यकता होगी और जिनका कर्म भी निश्चित होगा। इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सुबोपली भी बोलते हैं। तो इनका कर्म ध्यान रखना, श्रवणम, वादनम, पठनम, लेखनम। फिर अगला देखिए, पा धातु लिट लकार से प्रथम पुरुष द्विवचनम रूपम, इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा होता है, धातु कौन सी है, पा धातु है। पा धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष में और द्विवचन में कौन सा रूप होगा, तो देखिए मूल धातु होती है पा। तो अब देखिए धातु कौन सा, पा धातु है, लेकिन इसका लिट लकार में पूछ रहा है। तो देखिए पाशयत है, हमने देखा प्रथम पुरुष द्विवचन में पूछ रहा है, तो प्रथम पुरुष रूप द्विवचन में क्या है, पाशयति, पाशयत बनता है। तो रूप क्या होगा, पाशयत बनेगा। यहाँ पर पिबिशत नहीं होगा, पिबिशत नहीं बनेगा, क्योंकि पा धातु का लट लकार में रूप क्या बनता है, पाशयति, पाशयत, पाशयन्ति बनता है। लेकिन लट लकार में इस पा धातु का लट लकार की बात की जाए तो पा धातु का लट लकार में पीबती, पीबता है, पीबंती बनता है, पीबती, पीबता है, पीबंती रूप बनता है। क्योंकि एक सूत्र आता है पा घरा स्था मना दान दर्श सरती सत सदाम। ये सूत्र क्या कर रहा है, पा के स्थान पर पिब कर देता है और लट लकार में रूप क्या बनता है, पीबती बनता है। लेकिन लिट लकार में पा के स्थान पर पिब नहीं होता है और पा का रूप कैसे बनता है, पाशयति, पाशयत, पाशयन्ति, पाशयसि, पाशयत, पाशयत, पाशयामी, पाशयावय, पाशयामय। तो यहाँ पर रूप कौन सा है, पाशयत है। प्रथम पुरुष द्विवचन पूछ रहा है तो पाशयत बनेगा। इस प्रकार 4 ऑप्शन में हमें 4 नंबर विकल्प की प्राप्ति होगी। फिर अगला देखिए, स्वर्गारोहण ग्रंथस्य ग्रंथकार अस्ति। जो स्वर्गारोहण जो ग्रंथ है उसका ग्रंथकार कौन है, इन ऑप्शन के अनुसार पाणिनि है, पतंजलि है, वरुचि है या भट्टोजी दीक्षित है। तो हमने देखा कि वर्ण विचार में हमने देखा कि पाणिनि ने तो क्या लिखा था, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, लिंग पाठ, पाताल विजय या जामवती विजय। फिर हमने देखा पतंजलि,
तो पतंजलि ने क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था, इसलिए पतंजलि को हम महाभाष्यकार भी कहेंगे। फिर देखो वरुचि है, इस वरुचि का दूसरा नाम कात्यायनी भी प्राप्त होता है। और इन्होंने महत्वपूर्ण क्या काम किया था, एक तो वार्तिक लिखे थे, वार्तिक, और वार्तिक के साथ साथ इसने एक ग्रंथ लिखा था, और वो कौन सा था, स्वर्गारोहणम ग्रंथ लिखा था। तो ये किसका है, वरुचि का है। वरुचि भी हो सकता है या फिर कात्यायनी भी आ सकता है। देखो भट्टोजीदीस ने क्या लिखा, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी या फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखा था। फिर अगला देखिए, पितम अम्बरम यस्य सह इति पिताम्बरः समासय अस्ति, कि पितम अम्बरम यस्य सह, पीला परिधान है जिसका, यस्य सह काटता है जिसका, कि पीला परिधान है जिसका, वह किसका होता है, तो सामासिक जो पद है उस सामासिक पद ये प्राप्त हो रहा है पीताम्बर है। तो पीताम्बरम में समास कौन सा है, तो पीताम्बरम में समास बहुवीरी होगा। तो ध्यान देने की ये बात है कि यदि ऑप्शन में यहाँ पर पीताम्बरम दे दे, पीताम्बरम दे दे, तो इस पीताम्बरम में समास कर्मधारीय होगा, कर्मधारीय होगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये है कि यदि पीताम्बर विसर्ग आ रहा है और फिर समास का नाम पूछ रहा है तो समास हमेशा क्या होगा, बहुवीरी होगा। और पीताम्बरम दे दे तब समास कौन सा होगा, कर्मधारी होगा। और इसका कर्मधारी में समास में इसका समास जो विग्रह होगा पित्तम चय तद अम्बरम, ये प्राप्त होगा, न कि पित्तम अम्बरम यस्य से ये प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यस्य से केवल समास किस में आता है, बहुवीरी समास में शब्द आते हैं। तो पीताम्बरम दे दे अगला तो समास कौन सा करेंगे, कर्मधारी। पीताम्बर दे दे तो समास कौन सा करेंगे, बहुवीरी करेंगे। इस प्रकार से अगला देखिए, राजपुत्र इति समस्त पद से विग्रह भवति, ये जो समास विग्रह दे रखा है, समास पद दे रखा है, इसमें इसका समास विग्रह क्या होगा, राजपुत्र है, राजा का पुत्र, इसमें राजा का पुत्र, इसका विग्रह कैसे होगा, तो देखिए राजपुत्र है, यदि इसका हिंदी अर्थ प्राप्त करते हैं तो हमें हिंदी तो अर्थ क्या पड़ता है, राजा का पुत्र। तो जहां पर देखिए कारक चिन्ह जहां प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होगा। लेकिन तत्पुरुष समास के जो 6 उपभेद होते हैं वैदिकन तत्पुरुष समास के, उनमें 6 में राजा का पुत्र, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह प्राप्त हो रहा है, का के की प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ पर का के की जो कारक चिन्ह प्राप्त हो रहा है वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। समास कौन सा होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास कैसे, राजपुत्र दे रखा है, तो यदि इसका समास वगैरह करेंगे तो जो प्रथम जो पद है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मूल जो पद है वो हमेशा राजन होता है, राजा में मूल जो पद होगा वो हमेशा क्या होता है, राजन होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, नकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। तो राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति में जो रूप बनता है वो रूप क्या प्राप्त होता है, राज्ञ प्राप्त होता है, और रूप क्या होगा, राज्ञ पुत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा विकल्प प्राप्त हो रहा है, राज्ञ पुत्र है, 2 नंबर विकल्प की प्राप्ति होगी, क्योंकि राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है, राज्ञ बनता है, इसलिए राज्ञ पुत्र है, 2 नंबर विकल्प की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से देखिए अगला जो प्रश्न है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लिक धातु लिट लकार से मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम, कि जो लिक धातु है उसका लिट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा। तो देखिए ये जो मुख्य धातुएं हैं वो आपके सामने प्रश्न जो रखे जा रहे हैं इसलिए रखे जा रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में लगभग प्रश्न इन्हीं से पूछता है। तो अब देखिए लिक धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप, इसका द्विवचन रूप क्या होगा, तो देखिए लिक धातु है, इसका लिट लकार में जो रूप बनता है वो हमारे दिमाग में थोड़ा सा संकोच रहता है कि लिखी सत्य करें या लेखी सत्य करें। तो लिक धातु का जो लिट लकार रूप बनता है वो हमेशा लेखी शति, लेखी शत है, लेखी शंति रूप बनता है। तो अब देखिए कौन सा पूछ रहा है, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो लेखी शति, लेखी शत है, लेखी शंति, लेखी शशि, लेखी शत है, लेखी शत, लेखी श्यामी, लेखी श्याव है, लेखी श्याम है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा विकल्प प्राप्त हो रहा है, लेखी शत है, लेखी शशि, लेखी शत है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लेखी शत है। फिर देखिए अगला, प्रतिदिनम इति पदे
समासय अस्ति कि जो प्रतिदिनम जो पद है इसमें समास कौन सा है। देखिए प्रतिदिनम हमने देखा है, इस शब्द पर विचार करते हैं प्रतिदिनम। तो देखिए यदि कोई भी समासिक पद दे रखा है तो उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि इसमें समास कौन सा हो सकता है। तो देखो प्रतिदिनम, इसमें दो पद है, एक तो प्रति, दूसरा दिनम। तो प्रति क्या एक उपसर्ग है, तो हमने देखा कि जहां पर प्रथम पद उपसर्ग होता है, समझ जो पद है यदि वो नपुंसकलिंग में होगा तो वहां समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इन ऑप्शन के अनुसार हमें जो विकल्प जो प्राप्त हो रहा है वो कौन सा प्राप्त हो रहा है, अव्ययभाव। तो प्रतिदिनम में समास कौन सा है, अव्ययभाव होगा, जैसे प्रतिदिनम, प्रतिग्रामम, प्रतिबालकम। इस प्रकार से प्रतिवर्षम, प्रतिमासम, ऐसे उदाहरण जहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यदि कोई सामासिक पद होगा और सामासिक पद में यदि प्रथम पद प्रति अव्यय होगा तो निश्चित रूप से वहाँ समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। इस प्रकार हमें 4 नंबर ऑप्शन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमने जो पेपर है उसमें 30 प्रश्नों की व्याख्यात्मक चर्चा की है। साथ ही हमने देखा कि जो पेपर को हल करने का जो तरीका है वो सीधा है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्न में 4 ऑप्शन पर जाना है, फिर उत्तर करना है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न परीक्षा में रिट जो 2020 का आयोजन सरकार करेगी उसमें प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।